साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण जीवन और समाज के बारे में। अंग्रेजों के शासनकाल में गांव के लोग अपनी जिंदगी किस प्रकार से व्यतीत करते थे, अंग्रेजों के शासनकाल से पहले उनकी आर्थिक दशा कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यह भी अध्ययन करेंगे नील की खेती में किस प्रकार की समस्याएं आती थी, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह क्या था, और इसके अलावा समाज के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले पॉइंट की ओर हम लोग चलें। अंग्रेजी शासन के पहले के भारतीय गांव आजीविका के लिए कृषि कार्य, सभी तरह के काम करने वाले लोग का रहना, मिलजुल कर रहना एवं झगड़ा का समाधान, जमींदारों द्वारा किसान से लगान वसूली करना। अंग्रेजों के शासनकाल से पहले गांव के लोग प्रायः मिलजुल करके रहा करते थे। गांव में आजीविका के लिए लोग कृषि कार्य करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं गांव में लोग आजीविका के लिए ज्यादातर कृषि कार्य किया करते हैं, साथ साथ मवेशी पालन भी करते हैं। गांव में सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते थे। अब किसी को जरूरत है लोहा संबंधी काम का तो वो लोहार के पास चला जाता था, किसी को जरूरत है कपड़ा संबंधी काम का तो वो गांव के दर्जी के पास चला जाता था, किसी को जरूरत है बुनकर का तो वो बुनकर के पास चला जाता था, किसी को लकड़ी संबंधी काम का जरूरत था तो वो बढ़ई के पास चला जाता था, किसी को घर बनाना होता था तो वो राजमिस्त्री के पास चला जाता था। इस प्रकार से गांव में सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते थे। गांव में जो आपस में लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ करती थी तो उसको भी गांव के लोग मिल बैठ करके फैसला उसका कर लिया करते थे। लगान वसूली के लिए गांव में राजा के द्वारा जमींदार की नियुक्ति की गई थी, जो गांव के किसानों से लगान वसूली कर राजा तक पहुंचा दिया करते थे। तो इस प्रकार से गांव के लोग अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को लगान वसूली का अधिकार मिला। लगान वसूली के अधिकार की नीलामी, किसान का उपज आय की चिंता नहीं। अंग्रेजों का जब शासन काल हुआ, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वो अपने आय अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने लगे। वह चाहते थे जो भारत के संसाधनों से कितना अधिक से अधिक हम आय प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने सोचा जो लगान की दर को बढ़ाया जाए। अंग्रेजों ने लगान वसूली के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब ये इतना बड़ा भूमि का टुकड़ा है, अब कोई कहता था हम इसके बदले आपको 100 रुपया देंगे, कोई कहता था आपको हम इसके बदले 125 रुपया देंगे, कोई कहता था हम इस भूमि के बदले आपको 150 रुपया देंगे। तो वो भूमि 150 रुपया वाला का हो जाता था और फिर उस भूमि के टुकड़े को जो ठेकेदार थे या जमींदार लोग थे वे किसानों को देते थे। पहले जो भूमि का टुकड़ा किसानों को 100 रुपया में मिलता था, वो भूमि का टुकड़ा अब किसानों को 150 रुपया में मिलता है। तो इस प्रकार से किसानों को नुकसान होने लगा, जमींदारों एवं अंग्रेजों को फायदा होता था। अंग्रेजों को इस बात की चिंता नहीं रहती थी उपज कैसे बढ़ाया जाए, किसानों की आय कैसे बढ़े, लेकिन वे सिर्फ लगान वसूली पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते थे। नेक्स्ट है लगान व्यवस्था की शुरुआत। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी कॉर्नवालिस अंग्रेज
45%, जमींदार 15%, किसान 40%, बंगाल, आंध्र प्रदेश। अंग्रेजों ने देखा हम जो नीलामी की ये प्रक्रिया कर रहे हैं इसमें हमको तो कम मिल रहा है, ज्यादा फायदा तो जमींदार को हो रहा है या ठेकेदार को हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को बदल दिया जाए और एक नई प्रक्रिया अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जिसे हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, जो कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1793 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इस व्यवस्था में यह नियम बनाया गया जो कुल उपज यदि 100 होता है, किसी खेत में कुल उपज या कुल आय 100 रुपया होता है, तो उसमें 45 अंग्रेज को, 15 रुपया जमींदार और फिर 40 रुपया किसान को। इस प्रकार से अस्थाई बंदोबस्त में कर का निर्धारण किया गया, लगान का निर्धारण किया गया। यह व्यवस्था कुल 30 वर्षों के लिए बनाई गई। अस्थाई बंदोबस्त मुख्यतः बंगाल, जिसके अंतर्गत उस जमाने में बिहार, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि राज्य आते थे, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था, रिकार्डो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। खर्च आधा अंग्रेज आधा किसान, दक्षिण एवं पश्चिम भारत, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अंग्रेजी लेखक रिकार्डो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस पुस्तक में उसने बताया जो अस्थाई बंदोबस्त में ये जो 15% है, ये जो जमींदार ले रहे हैं, तो जमींदार तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ बैठे हुए हैं और इसको बैठे बैठे 15 रुपया मिल रहा है, 15% मिल रहा है, ना उनका श्रम लग रहा है ना उनका पूंजी लग रहा है। इसलिए यह व्यवस्था अत्यधिक आय के लिए अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे राज्यों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को हम लोग देखें। अब यदि किसी भूमि में 100 रुपया का मुनाफा होता है, 100 रुपया का मुनाफा हुआ, और इसमें खेती में लागत हुआ 20 रुपया, खेती के सिंचाई में, खाद में, बीज इत्यादि में 20 रुपया खर्चा हो गया, तो बच गया कितना? 80 रुपया। तो 80 रुपया में 40 रुपया हो जाएगा किसका? अंग्रेज का। 40 अंग्रेज का और 40 किसान का। 40 अंग्रेज और 40 किसान। मतलब कुल उपज में खेती की लागत को काटकर जो भी बचता था उसका आधा किसान और आधा अंग्रेज। इस व्यवस्था को हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसी व्यवस्था को मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्था भारत के पश्चिमी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र एवं दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था। खर्च आधा अंग्रेज आधा किसान। बड़े किसान महाल, पंजाब, हरियाणा
पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत ही महलवाड़ी व्यवस्था में भी कुल उपज को यदि 100 रुपया मान लिया जाता था तो 20 यदि खर्च हो गया, 80 बचा, 40 अंग्रेज और 40 किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जिस प्रकार से नियम था ठीक वैसा ही महलवाड़ी व्यवस्था में भी यही नियम बना। यह व्यवस्था भी 30 वर्षों के लिए लागू की गई और यह व्यवस्था भारत के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू की गई। इन राज्यों में जो बड़े बड़े किसान थे, बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, उनको कहा गया जो आप लोग गांव के अन्य किसानों से पैसा इकट्ठा कीजिए, लगान की राशि इकट्ठा कीजिए। इन किसानों को ही महाल कहा जाता है और ये व्यवस्था जो है महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है नई लगान व्यवस्थाओं का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। किसान और जमींदार का भावनात्मक स्तर, महाजन का प्रभावी समूह का उदय। किसान और जमींदार के बीच भावनात्मक संबंध हुआ करती थी। दोनों का संबंध वर्षों से था। अब किसान के साथ कोई विपत्ति आ गई, कोई समस्या आ गई तो जमींदार इस बात को समझते थे, वे किसान का लगान माफ कर देते थे। नई व्यवस्था में किसान को सीधा अंग्रेजी सरकार को लगान जमा करना पड़ता था और यदि वे लगान जमा नहीं कर पाते थे तो उनका जमीन नीलाम। इससे क्या हुआ, समाज में महाजनों का उदय हुआ। महाजन क्या करते थे, ऊंची ब्याज पर लोगों को पैसा देते थे और लोग पैसा लेकर के लगान की रकम तय किया करते थे। नेक्स्ट है बाजार के लिए नकदी फसलों का उत्पादन। नील, चाय, पटसन, कपास के उत्पादन के लिए किसानों से कहना मुनाफा कमाना। अंग्रेज बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए, बंगाल के किसानों को पटसन की खेती करने के लिए, असम के किसानों को चाय की खेती करने के लिए एवं गुजरात के किसानों को कपास की खेती करने के लिए कहते थे। इससे क्या होता था, किसान जब फसलों का उत्पादन करते थे तो अंग्रेज उनसे कम कीमत पर फसल खरीद लेते थे और दुनिया के बाजारों में उसको बेच लेते थे, जिससे अंग्रेजी सरकार को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। नेक्स्ट है नील की खेती की समस्याएं। धान के फसल में देरी, उस साल कोई और फसल ना होना, किसानों के पास अन्न की कमी, नील दर्पण। नील की खेती में बहुत ज्यादा समस्याएं थी। जब किसान नील की खेती करते थे तो उसी समय धान का भी महीना आ जाता था तो किसान धान की रोपाई नहीं कर पाते थे। इसके अलावा नील की खेती करने से जमीन अनुउर्वर हो जाती थी, उपजाऊ क्षमता घट जाती थी जमीन की। किसानों के लिए यह भी दिक्कतें हो गई जो उनको अन्न की कमी होने लगी क्योंकि उनके खेत में तो नील होता था। नील की खेती में किसानों के साथ जो समस्याएं थी उसके बारे में दीनबंधु मित्र ने अपने पुस्तक नील दर्पण में उसकी चर्चा की है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है नील किसानों का विद्रोह। नील के किसानों ने इसका विद्रोह किया, कहा हम नील का खेती नहीं करेंगे। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं एक दो किसान तो यहां तक बोले जो हम मजदूरी करेंगे लेकिन नील का खेती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बिहार और नील की खेती, जिरात और असामी बार। बिहार में भी नील की खेती बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर की जाती थी।
बिहार में नील की खेती अंग्रेजी सरकार दो प्रकार से करती थी, एक जिरात और एक असामी बार। जिरात में क्या होता था, अंग्रेजी सरकार जो अच्छे जमीन होते थे उस पर खुद नील की खेती किया करते थे। जिरात के बारे में आजकल भी हम लोग गांव घरों में बहुतों के मुंह से सुनते हैं। बहुत खेत का अभी भी टुकड़ा है, उसे लोग जिरात कहते हैं। तो ये सभी जो जिरात नाम से जो खेत है, ये सब अंग्रेजी सरकार खुद इस पर खेती का काम किया करते थे। और एक है असामी बार। असामी बार में अंग्रेजी सरकार किसानों से उन जमीन पर नील की खेती करवाते थे। नेक्स्ट है 3 कठिया प्रणाली। किसानों ने जब बहुत व्यापक पैमाने पर नील की खेती का विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होते हैं, 3 कट्ठा तुम लोग नील का खेती करो, जिसे हम लोग 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 कठिया प्रणाली क्या है, तो 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना 3 कठिया प्रणाली कहलाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। किसानों को जब लगा जो हम लगान पूरा 1 बीघा का दे रहे हैं और उसमें से 3 कट्ठा अंग्रेजी सरकार हमको नील का खेती करने के लिए कह रही है, हम तो लगान दे रहे हैं पूरा 20 कट्ठा का 1 बीघा का, और 3 कट्ठा उसमें हमको नील का खेती करना पड़ता है। तो किसानों का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल जाकर के महात्मा गांधी से मिला। महात्मा गांधी उस समय में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे ही थे, और यहीं आकर के महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपना पहला आंदोलन किया, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां से किया, चंपारण। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया, 1917 ईस्वी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अंग्रेजी शासन के पहले के भारतीय गांव, अंग्रेजों को लगान वसूली का अधिकार मिला, लगान व्यवस्था की शुरुआत, अस्थायी बंदोबस्त, रैयत बारी व्यवस्था, महालबारी व्यवस्था, नई लगान व्यवस्थाओं का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव, बाजार के लिए नकदी फसलों का उत्पादन, नील की खेती की समस्याएं, नील किसानों का विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।